मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया के तमाम खबरों की ओर। वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत का दौरा है। 5 से 7 मई को भारत दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। तमाम व्यवस्था की गई है उनके दौरे को लेकर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर रहेंगे वियतनाम के राष्ट्रपति। इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ होगी मुलाकात और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय पर बता दें कि तमाम चर्चा भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है, व्यापारिक सहयोग पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर यात्रा की जा रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ होगी मुलाकात। भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर रहेंगे वियतनाम के राष्ट्रपति। 5 से 7 मई को भारत दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति और इसके साथ ही भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर रहेंगे, जहां बता दें कि भारत मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होगी, जहां बता दें कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिलेगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में बता दें कि भाग भी लेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मेलन में हिस्सा और इसके साथ ही दिल्ली से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन और प्रधानमंत्री भी यहां पे भाग लेंगे, हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर, सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पीएम यहां शिरकत करेंगे और दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। इस बातचीत में मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया, जिसमें क्षेत्रीय और मौजूदा हालात पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई और भविष्य में भी संवाद जारी रखने की बात कही। इस बातचीत को भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने बातचीत की है। इसके साथ ही बता दें कि भारत ईरान में अहम कूटनीतिक पे चर्चा की गई। मौजूदा हालात पर यहां बात हुई है। विदेश नीति पर संवाद किया गया। भारत राजकीय विक्रम ने चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने की दिशा में अहम कदम उठाया। बता दें कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि दोरसेस्वामी को इस नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति ने उनकी प्राप्त और इसके साथ ही बता दें कि किसी भी राजदूत की नियुक्ति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसके बाद वह मेजबान देश में आधिकारिक रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। ऐसे समय में यह नियुक्ति खास मानी जा रही है, जब भारत चीन संबंध कई अहम मुद्दों पर संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। कूटनीतिक हलकों में इस कदम को द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और द्विपक्षीय संबंधों को यहां संतुलित और मजबूत करने की दिशा देखने को मिल रही है, जहां बता दें कि चीन संबंध कई अहम मुद्दों पर संवेदनशील और इसके साथ ही बता दें कि यहां एक कूटनीतिक रणनीति बनती हुई नजर आ रही है।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राजनाथ सिंह की अहम बैठक यहां देखने को मिली है। भारत इटली के रक्षा संबंधों को मिलेगी नई रफ्तार। राजनाथ सिंह इटली के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता और इसके साथ ही बता दें कि रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां इटली के मंत्री से बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श और द्विपक्षीय वार्ता यहां की गई है। रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। भारत इटली के रक्षा संबंधों को यहां नई रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों और इसके साथ ही वार्ता करी है और इसके साथ ही यहाँ अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां द्विपक्षीय वार्ता की गई और अहम मुद्दों पर विचार विमर्श और चर्चा देखने को मिली है। रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर यहां चर्चा की गई है विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श और विचार यहां साझा किए गए हैं। तो वहीं नरसिंह स्वामी जयंती के पावन अवसर पर बेंगलुरु स्थित लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में भक्ति और आस्था का विशेष वातावरण देखने को मिला। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधि विधान से पूजा कर देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी मौजूद रही और पूरा वातावरण यहां भक्ति से भरा हुआ नजर आया। लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में इस अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आयोजन में आस्था और भक्ति का सुंदर संगम यहां देखने को मिला है। और यहां बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, जहां बड़ी संख्या में भक्तों का तांता भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय लद्दाख का दौरा है। यह यात्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कई धार्मिक और प्रशासनिक कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि यहां अपने दौरे के दौरान अमित शाह बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस मौके पर लद्दाख में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के बीच विकास परियोजनाओं, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर रहेंगे, जहां तमाम व्यवस्था की गई है। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, विकास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में पार्टी संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधायकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी रणनीति और विकास कार्य को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। लोक भवन में आयोजित इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक भी उपस्थित रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकार बंधु से वार्ता की है और मीडिया को संबोधित किया। यह विशेष सत्र महिला शक्तिकरण के विषय पर केंद्रित रहा। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में आयोजित इस सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है, जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं, बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है।
हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सफाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वह अवसर भी चूका है और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सहबानो प्रकरण से लेकर के अब तक लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने और समय के पहले उन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके मार्ग में बाधक बनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और इनके अन्य सहयोगी दलों को एक्सपोज करने की दृष्टि से इनके समय में कहां पे महिला विरोधी गतिविधियां किस रूप में चलती थी, कैसे आधी आबादी के हक पर ये लोग डकैती डालते थे, इन सब मुद्दों पर भी आज व्यापक चर्चा होगी। मैं अपील करूंगा विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्यों से कि वे इस चर्चा में भाग लें और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नैतिक साहस है तो वे चर्चा में भी भाग लें। चर्चा में भाग लेने के साथ साथ इस बात का स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने संशोधन विधेयक का समर्थन क्यों किया, उसके विरोध के पीछे का उद्देश्य, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में स्थिति को स्पष्ट करें। और अगर उनको लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने गलत किया है, तो उनका दायित्व बनता है कि वे माफी मांगे या फिर इस निंदा प्रस्ताव को पारित करवा करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में वे लोग यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन नेताओं की निंदा में भागीदार बने जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से आधी आबादी को 2029 में प्रस्तावित किए गए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा के लिए उठाए जाने वाले कदमों से वंचित किया है, उसके लिए दल माफी मांगे और इसी दिशा से आज के विधानमंडल दल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और उसी के लिए विधानमंडल दल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिवसीय
विशेष सत्र में भाग लेने के लिए आने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पकड़े आराम से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और इसके साथ ही जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराया है। इस अवसर पर पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। राम जन्मभूमि मंदिर में हुए इस आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल बना रहा। और भाइयों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। संभवतः दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा। अपने प्रभु के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहा, वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, वनवासी हो, गिरवासी हो, वंचित हो, सड़क पे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो या राजमहल के प्रसाद में रहने वाला बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा उद्यमी, हर एक के मन में एक ही भाव होती थी कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, वह स्थान हमें प्राप्त हो। उस कार्यक्रम को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। पीढ़ी पर पीढ़ी चलती गई, संघर्ष और आंदोलन बढ़ते गए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, समाज का हर तबका सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी उपासना विधियां थी, इन सब ने मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले के जलोद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सोलर प्लांट न केवल ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में ऐसे और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सोलर प्लांट के दौरान शुरू होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू तवी रेल स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तारित सेवा रूट का उद्घाटन करेंगे। यह नई सेवा श्रीनगर से कटरा मार्ग को जोड़ते हुए यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध करवाएगी। उद्घाटन समारोह से पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर तैयारियां तेज कर दी गई। वंदे भारत एक्सप्रेस का यह विस्तार जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पर्यटकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र से पहले राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। विधानसभा भवन के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विधानसभा परिसर के आसपास आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बैरिकेडिंग्स भी बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई, जहां करीब 30 से 35 मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। तो वहीं उपराष्ट्रपति ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर बता दें कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही इंदौर सभायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को उपचार व्यवस्था की निगरानी करने के लिए धार पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी घायलों का निःशुल्क उपचार करने की बात कही है। एक हादसा हुआ है शिमला के पास, तो उसके संबंध में मौके पर पूरी प्रशासन पुलिस की टीम पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया और उसके बाद जो बेहतर उपचार के लिए कुछ लोगों को रेफर किया गया है इंदौर और बाकी लोगों का यहाँ पर इलाज जारी है। यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य की पूरी टीम मौजूद है और हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सभी लोगों को बेहतर से बेहतर उपचार और इसके साथ साथ 108 की गाड़ियों को मोबिलाइज किया गया है। इंदौर जिला प्रशासन से और इंदौर के CMHO और टीम से भी कोऑर्डिनेशन हो गया है। वहाँ के प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल सभी जगह सूचना की गई और सभी जगह पेशेंट अगर आवश्यकता पड़ी। अभी तक 12 लोगों के मृतक होने की सूचना प्राप्त की और बाकी 20 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकतर लोगों की स्थिति स्टेबल है और कुछ लोग थोड़े स्थिति ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसकी मॉनिटरिंग अभी तक तो मौके पर जितने भी लोग घायल थे सबको लाया जा चुका है स्पॉट से, सभी लोगों को जिला अस्पताल लाया जा चुका है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास अंतिम स्थिति है। अब यही है कि जो लोग यहाँ जिला अस्पताल में हैं इनका बेहतर से बेहतर क्या उपचार हो सकता है, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। निश्चित सभी लोगों को जो भी योजनाओं में उनकी पात्रता बनती है उसकी अभी स्टडी की जा रही है। हमारा पहली प्राथमिकता है कि इनका उपचार ठीक से हो, साइड बाय साइड उसकी स्टडी भी करके जिन जिन योजनाओं में उनको पात्रता होती है उनको लाभ। जो हमारे पास जानकारी आई है तिरला के आसपास कोई पिकअप जो है उससे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें शायद सवार थे। करीब 35 के आसपास हमारे पास अभी जो है वो पेशेंट आए हैं, जिसमें 10 से 12 लोग जो है वो मृत है। कई लोगों की अभी तक शिनाख्त या उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। कई सारी बॉडी आई है जो रिलेटिव अभी आ रहे हैं। जो भी सीरियस पेशेंट थे उनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके ICU और वार्ड में शिफ्ट करा दिया है। कुछ सीरियस पेशेंट है जिनको अभी रेफर कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी बॉडीज है, तो जो परिजन है वो जैसे भी आएंगे तो उनकी पहचान करा के आगे जो भी कार्रवाई करानी हो कराएंगे। बच्चे करीब 8 से 10 बच्चे हैं। पूरी गिनती हम लोगों ने भी अभी नहीं की क्योंकि बहुत सारी बॉडी आई है, अभी मैनेज हुआ है। मृतक बच्चे भी 1-2 बच्चे, बाकी घायल है। एक बच्चा जो है वो ज्यादा सीरियस था, वो पीडियाट्रिक ICU में। गंभीर इसमें से लगभग सारे ही है। 5-7 पेशेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल है, बाकी ज्यादातर जो है वो सीरियस है और 10 से 12 जो है वो ब्रॉड डेड पेशेंट है। मृतक में करीब 5-6 महिलाएं हैं, गिनती अभी पूरी हमने नहीं की है। ये इसकी जानकारी हो नहीं पाई है, लेकिन तिरला के आसपास किसी पिकअप में थे जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है और वहीं से आए हैं पेशेंट सारे। यहाँ पे मेरी एक सिस्टर है, मेरी भानज सुनीता डावर पति। ये बस काम से मजदूरी से लौटे थे। लौटने के बाद रास्ते में कहीं हादसा हुआ। ये रिलायंस पंप का अपना कौन सा पंप है उनके पास, पंप और एक उनके पास होता। मेरे परिजन अभी बता रहे हैं 2 है और 1 लापता भी हुई, कुछ पता नहीं मिल रहा। 2 की मौत हो गई अभी और 1 अभी तक मिल नहीं पा रहा मुझे।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।